नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर। और टक्कर में आज बात होगी जबरदस्त पॉलिटिकल टक्कर जो हो रही है संभल को लेकर, क्योंकि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष और उनके साथ साथ प्रियंका गांधी वाड्रा ने वहां आज दौरा करने का प्रयास किया, लेकिन उनको दिल्ली बॉर्डर पर रुकना पड़ा। लेकिन आखिरकार इसके पीछे कोरी सियासत है या कोई बहुत बड़ा सियासी एजेंडा? बीजेपी इस पर कई गंभीर आरोप लगा रही है, तो कांग्रेस कह रही है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है क्योंकि नेता प्रतिपक्ष को जाने से रोका गया है। इसके मायने क्या है, इसकी भी बात करेंगे। और महाराष्ट्र में अब अगले मुख्यमंत्री होंगे देवेंद्र फडणवीस, जो कि तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। उनके मुख्यमंत्री बनने के क्या मायने हैं? आज जोरदार पॉलिटिकल टक्कर इन्हीं दोनों विषयों पर आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का बुधवार यानी वेडनेसडे एडिशन। आज सुबह सुबह लाव लश्कर के साथ राहुल गांधी संभल यात्रा पर निकल पड़े। हालांकि वहां बीएनएस की धारा 163 लागू होने के चलते उन्हें गाजीपुर बॉर्डर से ही वापस लौटना पड़ा। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के दौरान जमकर सियासी ड्रामा हुआ। एज एलओपी मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूं, मगर तब भी वो मुझे रोक रहे हैं। मैंने कहा है कि मैं अकेला जाने को तैयार हूं। राहुल जी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके संवैधानिक अधिकार होते हैं, वो बाकी लोगों से अलग होते हैं, उनको रोका नहीं जा सकता। वो मूल वोट जिस कारण से इंडी गठबंधन एक हुआ है, उस पे कब्जे की ये छटपटाहट है। इसी दिन समय निकाल के राहुल गांधी जी को बांग्लादेश भी जाना चाहिए। दंगों की आग में घी डालने का काम राहुल गांधी ना करें। बहराइच में जब एक व्यक्ति की हत्या होती है तो वहां कोई नहीं जाता है। आप वोट लेने का असफल प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी तो सवाल उठा ही रही है। सपा ने भी इशारों में राहुल और कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठा दिया। पुलिस तो वहाँ किसी को जाने ही नहीं देगी, तो सर लोग फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। मुसलमानों का कौन बड़ा नेता? कंपटीशन आपस में है। जगदम्बिका पाल ने भी राहुल गांधी पर सवाल उठा दिया, जिस पर कांग्रेस के नेता बेफर पड़े। देखिए हाउस चल रहा है, लेने के लिए गए थे सर, उनको रोकना जायज नहीं है। बाहर क्या कर रहे हैं इसका कानून नहीं है। एलओपी को हाउस में रहना चाहिए। राहुल के संभल जाने की जिद के चलते कई किलोमीटर लंबा जाम भी लगा, जिसे लेकर आम लोग राहुल गांधी से काफी नाराज दिखे। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या संभल में वोट बैंक के नाम पर विपक्षी नेताओं में होड़ शुरू हो गई है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है प्रसिद्ध विश्लेषण का, संभल में वोट बैंक वाले एंगल का विश्लेषण। पहला तथ्य जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, पहला तथ्य है कि संभल में 40% हिंदू और 50% से अधिक मुस्लिम वोटर्स है। क्या उसको साधने का प्रयास है? दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य है, सपा की गढ़ रही संभल सीट पर अब कांग्रेस पार्टी वोट बैंक साधने में जुटी है, इसलिए सपा गुस्से में है। तीसरा बड़ा तथ्य है, राहुल के संभल जाने की कोशिश सपा को रास नहीं आई और इससे महज औपचारिकता बताया गया है। रामगोपाल यादव, प्रोफेसर रामगोपाल यादव कद्दावर नेता है, समाजवादी पार्टी के बोले हैं। चौथा तथ्य, वोट बैंक की खातिर 5 दिन बाद अदानी का मुद्दा छोड़कर कांग्रेस संभल पर आई है। अब मैं बढ़ता हूं आगे। पांचवा बड़ा तथ्य है, संभल जाने की होड़ में जुटे नेताओं ने बहराइच में रामगोपाल मिश्रा के घर का पता तक नहीं पूछा है। यह सिर्फ क्या तुष्टीकरण की राजनीति है? और बड़ा सवाल आज का क्या है? आज की कार्यक्रम में बड़ा सवाल यह है, संभल में सियासी दौर के पीछे क्या तुष्टीकरण वाला की होड़ है? आज इसी पर हम आर पार करेंगे। मेरे साथ गौरव भाटिया, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर प्रवक्ता नेता, उनका अभिनंदन है। डॉक्टर अनुराग भदौरिया है मेरे साथ, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है, उनका अभिनंदन है, नेता लेफ्ट के। तहसीन पूनावाला है, राजनीतिक विश्लेषक। आनंद दुबे हैं शिवसेना उबाटा से। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। मैं चर्चा की शुरुआत करता हूं गौरव भाटिया आपसे।
गौरव भाटिया, क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी के जाने से आप घबरा गए? क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि राहुल आएंगे इसलिए बीजेपी घबरा रही है। राहुल प्रियंका की जोड़ी भारी पड़ रही है, सदन में भी और सदन के बाहर भी। देखिए, राहुल गांधी जब आसपास होते हैं तो अमीश जी आपको मालूम है कौन घबराता है? कांग्रेसी घबराते हैं, क्योंकि राहुल गांधी को आज फोटोआइटिस हो गया। फोटोआइटिस, राजनीतिक गिद्ध उड़ के चला, उसको पता था लाश दिखेगी, हमें ओछी घटिया राजनीति करनी है, मुसलमानों का वोट बैंक लेना है। और ये कहना गलत नहीं होगा, जब विरोध कर डाला नमाजवादी राम गोपाल यादव जी ने, तो आज तो ये सवाल पूछा जाएगा कि भैया सब ठीक है ना? वहां पे घमंडिया में आपस में लड़ाई चल रही है। अमीर जी क्या कहा राम गोपाल यादव जी? राम गोपाल यादव जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि ये मुद्दा तो संसद में उठाना चाहिए। पहली बात तो संसद से भाग गए राहुल गांधी, ये उनकी आदत है, संसद से दूर रहते हैं। ऐसा नेता प्रतिपक्ष निकम्मा निठल्ला किस काम का, जो संसद चल रही है और संसद में वक्तव्य नहीं देना चाहता। दूसरी बात जो कही वो और अहम है, राम गोपाल यादव जी ने स्वयं कहा औपचारिकता कर रही है कांग्रेस पार्टी। तो मैं तो ये कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी ने तो जनता की आवाज बन के कई आरोप लगाए हैं, लेकिन जो राम गोपाल यादव ने कहा है, कम से कम उस पर तो उत्तर दें कि वो भी मानते हैं कि राहुल गांधी एक गंभीर परिपक्व नेता नहीं है, वो केवल और केवल ओछी घटिया राजनीति कर रहे हैं। दूसरी बात, जी आज मैं प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकिन मेरा एक काउंटर प्रश्न है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं नेता प्रतिपक्ष हूं, मेरा अधिकार बनता है, और प्रियंका वाड्रा भी सेम भाषा में कह रही है कि राहुल जी नेता प्रतिपक्ष है, उनका संवैधानिक अधिकार है लोगों से मिलना, उनके संवैधानिक अधिकार को रोका जा रहा है। मैं इसी बात पे आ रहा था अमीश जी। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो दिल का टावर है उसका नेटवर्क जो है, मेरा जो मस्तिष्क है पकड़ लेता है। मैं इसी पे आ रहा था। देखिए अमीश जी क्या है, मैं आपको बताता हूं, मुझे हंसी आ रही थी राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को सुन के। आपको मालूम है क्यों? कह रही थी कि नेता प्रतिपक्ष हैं, इनके जो अधिकार हैं संविधान में वो आम आदमी से ज्यादा है। मैं तहसीन, मेरा भाई छोटा बैठा है, मुस्कुरा रहा है, नजर न लगे इन दांतों को। मैं पूछना चाहूंगा, जी अनुच्छेद 19 पढ़ा है? अनुच्छेद 19 पे क्या लिखा है? हर नागरिक का अधिकार बराबर है। जी जवाब ले लेता हूं मैं। कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स नहीं होने चाहिए। जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर किया हुआ है, तो राहुल गांधी के अधिकार ज्यादा कैसे है, ये तो बताइए। जी ओके, मैं शुरू करता हूं पूनावाला का, तहसीन पूनावाला। ये महत्वपूर्ण सवाल है। क्या आपको लगता है जगदंबिका पाल जो कि स्पीकर की चेयर पे बैठे थे, उन्होंने बोला कि अगर वो नेता प्रतिपक्ष हैं तो उनका काम सदन में बैठकर सवाल उठाने का है, बाहर घूमने का नहीं है? अमीश जी, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। मेरे बड़े भाई गौरव भाई ने जो मेरे दांतों के बारे में कहा और उनके और आपके नेटवर्क और उनके कनेक्शन के बारे में कहा, मुझे लगता है मुझको लेकर उनका रॉन्ग नंबर लग गया है। क्यों? मैं बात साफ कर दूं। ये बात सही है कि एक उनका सिर्फ ये अधिकार नहीं, उनका एक कर्तव्य बनता है राहुल गांधी जी का, उनका ये फर्ज बनता है कि इस मुल्क में कहीं पर भी कोई भी नाइंसाफी हो या गरीबों के साथ अत्याचार हो, यहाँ पर तो गरीबों को मारा गया, तो वो जाए और उनके साथ, कमजोर के साथ भी खड़े रहे। तो ये उनका अधिकार बनता है। और जो सेक्शन 144 है, अभी BNS 163 है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने मेरे ही केस में जजमेंट दिया है कि आर्बिट्रली नहीं लगाया जा सकता। और खास करते नेताओं का कर्तव्य है, जब गौरव भाई भी, मैं दुआ करता हूँ कि बहुत जल्द वे भी MP बनेंगे, जब वो MP बनेगा कहीं कुछ गलत हो गया तो ये उनका भी अधिकार है कि जाके उनके लोगों से मिले। तो नेता प्रतिपक्ष है, देश के LOP है, तो उनको जाना ही होगा, लोकसभा के LOP है। दूसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूं, संक्षेप, और संक्षेप में, और बहुत जरूरी चीज है, देखिए जब से ये उत्तर प्रदेश में ये जो घटनाएं हो रही, चाहे वो राम गोपाल मिश्रा जी की हत्या हो बहराइच में, चाहे यहाँ पर जो 4 या 5 मासूम लोग मारे गए, इन पर मर कौन रहे? गरीब लोग। तो राम गोपाल मिश्रा के यहाँ कांग्रेस के कितने नेता गए थे? राहुल जी और प्रियंका जी जा पाए थे वहां पर? मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे। मैं उसी की बात कर रहा हूँ जी। अगर आप नेताओं को रोकोगे, चाहे फिर वो हाथरस हो, चाहे फिर वो कहीं पर भी हो, चाहे फिर आज संभल हो, तो आप चाहते ही नहीं कि नेता जाए। नहीं, मैं पूछ रहा हूं राम गोपाल मिश्रा के यहाँ किस नेता ने जाने का प्रयास किया था?
संबल अपनी आपके बात- कई नेताओं ने मैं जाने का उत्तर प्रयास दूंगा। किया, जिसके मैं अपनी दिशाएं बात- मैं अपनी रामगोपाल बात मिश्रा में के यहाँ दो- पर, बहराइच के लड़के के यहाँ पर जिसको गोली मारी गई थी, उसके यहाँ किसने जाने का प्रयास किया था? जवाब दीजिए ना। बिल्कुल, क्योंकि जो भी यहाँ पर मर रहे हैं, जो भी गुजर जा रहे हैं, वो सारे गरीब लोग हैं, तो उनके वहां जाना इनका कर्तव्य है, चाहे फिर वो कोई भी हो। और आपको कैसे मैं पता पूछ कि रहा हूँ, next वो रामगोपाल वहां पर मिश्रा के यहाँ नहीं- गए थे एक राहुल जी मिनट, क्या? एक मिनट, मैं तहसीन आप ही से प्रश्न अमीर पूछ भाई, रहा मैं हूँ, अपनी बात और मेरा संभाल- सवाल बहुत आपको- बहुत डायरेक्ट मैं है, समझ आवाज भी गया, आप तक आ रही लेकिन मैं है। जवाब क्या दे राहुल रहा हूं। गांधी लेकिन आप रामगोपाल मुझे मिश्रा ब्लॉक के कर यहाँ रहे गए हैं। थे? मैं दोबारा से इसका जवाब दे देता हूं। उनका कर्तव्य संभल भी जाना और रामगोपाल मिश्रा जी के तो वहां गए थे, वहां पर फर्ज निभाया था, संभल जाने का तो फर्ज निभा रहे थे, आज हमने देखा। सर मेरी बात समाप्त होने दीजिए। जब वहां पर बहराइच में इन्होंने BNS 163 लगाया, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी रामगोपाल मिश्रा जी के परिवार से मिले, उनसे फिर जब अवगत हुई, उनको कहा इंसाफ दे, तो विपक्ष ने भी सोचा कि माहौल को ठंडक किया बहुत जाए, बढ़िया। शांत किया जाए। वहां और आप प्लीज मेरी मुख्यमंत्री की बात से, अमित जी, वहां अमित जी, मुख्यमंत्री आपने नहीं, गौरव एक भाई को सेकंड, एक एक बात सेकंड, नहीं वहां बोला। मुख्यमंत्री आप की बात से बार-बार सहमत रोक रहे हो। है, वहां प्रशासन अमित की जी, बात से अमित जी, सहमत है, ये और फेयर यहाँ नहीं पर है, अमित जी। असहमत है। एक अमित सेकंड, जी, मैं आपकी बात आता हूँ, मैं अमित जी, वापस आऊंगा आपके अमित पास। जी, नहीं, नहीं, विवेक आप भी ऐसे कुछ नहीं। कहना चाह रहे मेरी हैं, बात एक समाप्त सेकंड, एक होने सेकंड, दीजिए ना। देखिए अमित जी, देखिए प्लीज मेरी देखिए, बात मेरा समाप्त निवेदन होने है, दीजिए। ये फेयर अपनी नहीं है। अपनी आप- बातें संक्षेप में रखिए, 40 सेकंड मैं रखा सेकंड था, में। आप ही ने मुझे रोका। जी, आप आपने बार-बार मुझे रोका। 2.5 मिनट बोल आप लिया था, बार-बार- उसके बाद रोका। नहीं, पर आप बार-बार नहीं, आप बार-बार नहीं, बिल्कुल बार-बार नहीं, मैं आपको आगे मौका देता हूं। तहसीन पूनावाला, यू मेड योर पॉइंट। तहसीन पूनावाला, यू मेड योर पॉइंट। ओके गौरव 30 सेकंड। आप भी सिलेक्टिव हो रहे हैं, आप भी सिलेक्टिव हो रहे हैं गौरव। 30 सेकंड। मेरी बात तो समाप्त होने दीजिए भाई। ओके गौरव, देखिए, सुनिए, सबसे पहले तो आज राहुल गांधी कह रहे हैं दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। क्यों? मतलब समाजवादी पार्टी भी उनके साथ नहीं है, टीएमसी भी उनके साथ जी। नहीं है, और मैंने तो उम्मीद करी थी तहसीन उत्तर देंगे, उस पर उत्तर नहीं दिया। संविधान का कौन सा प्रावधान है जिसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन के पास हक जी। ज्यादा है, जैसा प्रियंका गांधी वाड्रा कह रही है, वो ठीक भी है, उत्तर 30 नहीं seconds दिया। done। एक बात करके अंत करूंगा, कृपया करके सेलेक्टिव पे आपने बात करी, सेलेक्टिव कौन हो रहा है आप पूछिए। आरजी कर मेडिकल कॉलेज, पूरा भारत जो है आंदोलित था, जी। आक्रोश था, क्या गए थे राहुल गांधी? ठीक है, प्रियंका जवाब ले गांधी लेता हूं। वाड्रा? ओके जवाब। संदेश खाली ओके, गए तहसीन थे? पूनावाला। कर्नाटका में घटना होती है, जाते 30 हैं। 40 सेकंड डन, 40 सेकंड डन। तहसीन पूनावाला, योर 40 सेकंड। अब तो रामगोपाल यादव ने भी सवाल प्रश्न खड़ा कर दिया है कि सिर्फ औपचारिकता निभा रहे हैं राहुल गांधी, फॉर्मेलिटी, कोट एंड कोट। नहीं, रामगोपाल यादव जी से ज्यादा अखिलेश यादव जी ने जो बात रखी उसको मैं महत्व देता हूँ। रामगोपाल यादव जी ऐसे कई बयान देते जो उनकी पार्टी भी उनसे इत्तेफाक नहीं रखती। अनुराग भाई यहाँ बैठे, लेकिन मैं एक चीज, प्लीज मुझे इंटरप्ट मत करना। सिलेक्टिव प्रशासन हो रहा है। रामगोपाल मिश्रा जी के परिवार से मिले माननीय मुख्यमंत्री जी, और मैं उनका स्वागत करता हूँ, इस बात की उनको अभिनंदन देता हूँ। लेकिन यहाँ पर जो युवाएं मारे गए, उनके परिवार से क्यों नहीं मिले माननीय मुख्यमंत्री? ये जो बायस है प्रशासन में, इसको राहुल गांधी जी एक्सपोज करते हैं। जी, मैं अनुराग भदौरिया का रुख करता हूं। अनुराग भदौरिया, मेरा सीधा सवाल है, ये रामगोपाल यादव इतने महत्वपूर्ण नेता नहीं है जैसा तहसीन पूनावाला कह रहे हैं? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। नहीं, आपने और क्या कहा? आपने बोला कि वो कई बार ऐसी बातें रखते हैं जो पार्टी लाइन से अलग होती है। ओके, अनुराग भदौरिया, रामगोपाल यादव की बात पे इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए, आपको भी ऐसा लगता है? अनुराग भदौरिया, देखिए, मुझे तो लगता है कि आपने कहा कि रामगोपाल मिश्रा जी के यहाँ कोई नहीं गया। सवाल तो आपका वाजिब है, लेकिन दूसरा सवाल ये है अमीर जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, पूछिए अमन गौतम के यहाँ कौन गया था? लखनऊ में अमन गौतम की मौत हो गई थी ना पुलिस कस्टडी में, कौन गया उसके घर में? क्यों नहीं गए बीजेपी के नेता? समाजवादी लोग गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं गए। क्यों? अमन गौतम है इसलिए। जी। आप बताइए कौन गया मोहित पांडे के यहाँ? उसकी पुलिस कस्टडी मौत हो गई, कोई गया क्या? सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास उत्तर नहीं होता है। सही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग और जो प्रवक्ता हैं, दिल के अरमा आंसू में बह गए, दूसरे दल में गए थे, फिर भी वहाँ पर उनको ठन ठन गोपाल कुछ नहीं मिला। ठीक है, दिल के अरमा आंसू में बह गए, कोई दिक्कत नहीं है, बहते हैं, बहेंगे भी, आगे भी बहेंगे। सवाल है, जब आपकी भाषा की मर्यादा ठीक नहीं होगा, जब आप दूसरों का सम्मान करना नहीं जानेंगे, तो रामगोपाल यादव का ही बहते रहेंगे। रामगोपाल यादव ने बिल्कुल सही बोला राहुल जी के बारे में। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बिल्कुल सही बोला है तो रामगोपाल यादव गलत है, आप कह रहे हैं? उत्तर नहीं है, बीजेपी कुछ छुपा नहीं है। अनुराग भदौरिया, मेरा बहुत सीधा प्रश्न है, प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने सही बोला है, गलत बोला है कि औपचारिकता निभाने गए हैं राहुल गांधी? देखिए,
मैंने आपसे क्या बोला? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने साफ यानी रामगोपाल यादव गलत है। ओके, अनुराग भदौरिया कह रहे हैं रामगोपाल यादव गलत है। गलत है, रामगोपाल यादव गलत है, सपा का प्रवक्ता कह रहा है। राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी। चलिए, आज की बड़ी हेडलाइन है। ओके ओके ओके, ये बड़ी बात कह रहे हैं अनुराग भदौरिया। ओके 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 ओके, गौरव भाटिया, योर फर्स्ट रिएक्शन टू दिस। गौरव भाटिया, योर फर्स्ट रिएक्शन टू दिस। समाजवादी पार्टी ने अपने नेता रामगोपाल, अनुराग भदौरिया ने डिस्टेंस कर लिया अपने आप को उस बयान से। क्लियरली अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कि रामगोपाल यादव के मुद्दे के ऊपर अखिलेश जी की बात मानी जाएगी, रामगोपाल यादव की नहीं मानी जाएगी। ओके अनुराग, मैंने ऐसा नहीं गौरव भाटिया, तो फिर क्या कह रहे हैं आप? बोला झूठ क्यों बोल रहे हैं आप? नेशनल चैनल पे झूठ क्यों? फिर क्या बोल रहे हैं आप? क्यों भाई, मैंने ऐसा बोला क्या? सच बोलिए ना। मैंने कहा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बोला है उसको मैं कोट कर रहा हूँ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला है उसको कोट कर रहा हूँ। आप जबरदस्ती हल्ला मचा रहे हैं कि मैंने हमने उनको काटा। तो क्यों लड़ाई लगवाते हो? थोड़ा तो इंसानियत जिंदा रखो। नेशनल टीवी पे झूठ क्यों बोल रहे हो? रामगोपाल यादव की बात पे क्या लाइन है? अरे आप क्यों मुद्दे को डाइवर्ट करने में लगे हो? रामगोपाल यादव जी की, प्रोफेसर रामगोपाल यादव पर आपकी लाइन क्या है? प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने राहुल गांधी को जो बोला, क्या आप उससे मानते हैं? उसे हो गई है और आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं। इधर उधर की मैं सही बात कर रहा हूं। इधर उधर आप भाग रहे हैं। आप हमारे घर में लड़ाई लगाने में लगे हो। इधर उधर आप लड़ाई लगाने में लगे, कभी बाएं कभी दाएं, कभी बाएं कभी दाएं। मेरा सवाल बहुत सीधा है और देश की जनता इस सवाल को तीसरी बार सुन रही है। ऑडियो डाउन करिए अनुराग भदौरिया का। अनुराग भदौरिया, सवाल बहुत डायरेक्ट है, सवाल बहुत सीधा है। प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने जो बोला है राहुल गांधी औपचारिकता निभा रहे हैं, उस बयान के आप साथ हैं या उसके खिलाफ है या उस पर नहीं कमेंट करना चाहते? मैं आपको तीसरी ऑप्शन भी देता हूं और 5 सेकंड में जवाब आना चाहिए इसके अंदर। 3 ऑप्शंस में से क्या है आपकी राय? हाँ बिल्कुल। अरे 5 सेकंड में, 50 सेकंड में दूंगा, पूरी बात का जवाब दूंगा। सवाल यह है कि मैं बार बार क्या कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला भारतीय जनता पार्टी संबल के नाम पे राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अन्याय किया है। भारतीय जनता पार्टी, मैं रामगोपाल यादव को पूछ रहा हूं, मैं अखिलेश जी के बयान पर नहीं पूछ रहा हूं। जिम्मेदार है दंगे पे, दंगे के भारतीय जनता पार्टी गौरव भाटिया दंगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। की सरकार में दंगा हो क्यों रहा है? गोलियां क्यों चली, कैसे गोलियां चली, कैसे कांग्रेस समाप्त हो चुकी है। अब उस बयान के भी साथ ना हुई है तो मैं क्या करूंगा? ओके गौरव भाटिया। देखिए अमीर जी, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूं सपा के जो प्रवक्ता आते हैं ना, ये राहुल गांधी के साथ इलू इलू कर रहे हैं। अच्छा। और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ देख के कि समाजवादी पार्टी के अपने प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव और प्रमुख प्रवक्ता की बात के लिए इन्होंने एक शब्द नहीं बोला। और ये इसलिए भी हो सकता है कि जल्दी ये खुद पार्टी ना बदल लें। और अगर रामगोपाल यादव जी ने कहीं इन्हें देख लिया कि उनके वक्तव्य पे इन्होंने कुछ भी नहीं बोला है, तो मैं आपको बता रहा हूं इन पे जल्द कार्रवाई भी हो सकती है। अरे मैं अपनी बात पूरी कर लूं। देखिए अमीर जी, है क्या ये है क्या कि रामगोपाल यादव जी ने बहुत ही सुलझा हुआ एक बयान दिया कि राहुल गांधी अपरिपक्व हैं, औपचारिकता कर रहे हैं। दूसरा, उन्हें संसद में रहना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी भी जो है वो अलग थलग पड़ गई है, उनके साथ कोई है नहीं। और इसीलिए राहुल गांधी आज नौटंकी करने के लिए संभल जाने का ड्रामा करते हैं। आज ये पूछा जाएगा हर बार अखिलेश यादव दंगाइयों के साथ क्यों होते हैं और वर्दी पे सवाल क्यों उठाते हैं। अलकायदा का आतंकवादी पकड़ा जाता है तो अखिलेश यादव कहते हैं कि भैया मुझे वर्दी पर भरोसा नहीं है। उत्तर प्रदेश की पुलिस से इतनी नफरत क्यों है और पत्थरबाजों से इतना प्रेम क्यों है? जी जी, बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है, ये बड़ी खबर आ रही है, पत्थर चले हैं वो, ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। संबल में जो विदेशी पाकिस्तानी कारतूस मिले हैं, उस मामले में अखिलेश यादव ने यूपी की पुलिस पर सवाल उठाए हैं और पुलिस के पास कई हथियार और बारूद विदेशी हैं। यूपी पुलिस पहले भी ऐसे मामलों में पकड़ी जा चुकी है। यानी उत्तर प्रदेश पुलिस पर सवाल खड़े करे हैं अखिलेश यादव ने। यह समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। मैं सीधा रुख करता हूं इस पर। अनुराग भदौरिया कहा कि यूपी पुलिस पर भरोसा नहीं है आपको? अनुराग, देखिए यूपी पुलिस का तो आपने देखा, सुनिए ना, यूपी पुलिस का कारनामे आपने देखे जब चुनाव हो रहा था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी नहीं कह रही, चुनाव आयोग ने भी 7 पुलिस वाले सस्पेंड किए थे क्योंकि वो वोटों को प्रभावित कर रहे थे। जो पुलिस वाले वोटों को प्रभावित करें और जिस तरह का तांडव करें तो उन पे सवाल तो उठेगा। में आपको भरोसा नहीं है क्या? हाँ,
मैंने आपसे क्या बोला? अगर अब आज ये बताइए, पुलिस सिस्टम मजबूत होता, संभल में पुलिस प्रशासन मजबूत होता, एलआई ठीक से उनका काम कर रहा होता, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट काम कर रहा होता, तो घटना ही नहीं होती। ये घटना कैसे होगी? रामपाल मिश्रा जी की भी अगर बहराइच की बात करें, रामपाल मिश्रा जी की मौत कैसे हुई? पुलिस प्रशासन मजबूत होता तो रामगोपाल मिश्रा जी आज हमारे आपके बीच में होते। रामपाल मिश्रा जी आज हमारे आपके बीच में, पुलिस प्रशासन मजबूत होता तो रामगोपाल मिश्रा जी को भी रोकता, परिवार को भी रोकता। इसलिए पुलिस पे उंगली उठ रही बार राहुल गांधी का जादू सर चढ़ के बोल रहा है। गौरव भाटिया कह रहे हैं आजकल आप वकालत राहुल गांधी की कर रहे हैं, सपा की वकालत छोड़ के राहुल गांधी की ज्यादा वकालत कर रहे हैं। कहीं पार्टी बदलने का इरादा तो नहीं है? उनको आदत है पार्टी बदलने की। नहीं, देखिए उनको पार्टी बदलने की आदत है, जिसको कहना जो सावन के कहते हैं रामगोपाल यादव जी के बयान पे कुछ तो बोल दो, डर लग रहा है क्या? राहुल गांधी लगता है तो उनकी गलती नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है चोर होता है, उसको सब चोर नजर आते हैं। विवेक, एक तुष्टीकरण का मैच चल रहा है, उसमें हर कोई छीना झपटी कर रहा है इंडिया अलायंस के अंदर। ये तो क्लियर कट दिखाई दे रहा है। बंगाल में ममता बनर्जी, उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस सब एक हैं। सबसे पहले तो मैं जगदम्बिका पाल जी ने जो वक्तव्य दिया बतौर स्पीकर आज, वो निंदनीय है। शायद उन्होंने पढ़ा नहीं है कि लीडर ऑफ अपोजिशन की क्या क्या ड्यूटीज होती हैं। मैंने पूरा कच्चा चिट्ठा निकलवाया था आज कि एग्जैक्टली एज पर कॉन्स्टिट्यूशन लीडर ऑफ अपोजिशन क्या है। तो बाकी डिटेल्स में ना जाकर के मैं बड़ा क्लियरली बता रहा हूं, लीडर ऑफ अपोजिशन इज अ रैंक इक्विवेलेंट टू अ कैबिनेट मिनिस्टर। बिल्कुल। और ये हमने जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था तो ये इस तर्ज पे बनाया था कि यूनाइटेड किंगडम के अंदर भी एक शैडो कैबिनेट का एक कॉन्सेप्ट है कि वहां ऑपोजिशन भी अपनी तरफ से एक शैडो कैबिनेट तैयार रखता है और अपने वक्तव्य और अपनी पॉलिसीज बताता है। और इसके आधार पे राहुल गांधी कैन नॉट बी स्टॉप फ्रॉम गोइंग टू संभल। अगर बाकी कैबिनेट के लोग जा सकते हैं तो इनको भी नहीं रोकना चाहिए। कौन क्या कैबिनेट? जब धारा 370 नेम वन तब भी रोका गया था। एक का नाम लीजिए, कोई गया हो तो। जाना चाहते थे उनको भी रोका गया था। आज संभल है, आप कैबिनेट लेवल के एक आदमी को फिर रोक रहे हैं। क्यों रोक रहे हैं? अगर उसके बाद ये भी लिख के दिया गया कि सिर्फ 4 से 5 आदमी जाएंगे, तो भी आपने रोका। फिर राहुल गांधी ने बोला मैं अकेला जाना चाहता हूं, मुझे अकेला जाने दिया जाए, फिर भी रोका। तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजें हैं और स्पीकर को इस तरीके से वक्तव्य अपना नहीं देना चाहिए। बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। ठीक है, एक बड़ी खबर है, एक बड़ी खबर है। गाजीपुर बॉर्डर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और का हंगामा है। आम जनता से उलझ गए कांग्रेस के कार्यकर्ता। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर मारपीट के गंभीर आरोप लगे हैं। आम जनता ने भी राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी करी है। गाजीपुर बॉर्डर पर यह हुआ है, यह बड़ी खबर है। आम जनता से उलझ गए कांग्रेस के कार्यकर्ता। गौरव भाटिया, बहुत आक्रोश है जनता में। आपको मालूम है क्यों? बंटी बबली को राजनीतिक गिद्ध मानती है जनता। और आप मुझे ये बताइए, जब धारा 163 में आदेश किया हुआ है डीएम ने, तो राहुल गांधी और उनके समर्थक घंटों घंटों तक जनता को वहां पे परेशान कर रहे हैं, वहां पे रोका हुआ है और उसके बाद पीट रहे हैं। जनता का ऐसा गुस्सा निकला है, अमीर जी बताते हैं, कांग्रेसी जो पिद्दी है उनके कपड़े फाड़े और उनको मारा जनता ने, ये कह के कि आप लोग वीवीआईपी कल्चर को समाप्त नहीं होने देते हैं। दूसरी बात, विवेक जी जो कह रहे थे, मैं उस पर आऊंगा। विवेक जी, ये तस्वीरें आप तस्वीरें देख रहे हैं। आज दोपहर के आसपास की ये तस्वीरें बताई जा रही हैं। ये बड़ी खबर, आप देखिए किस तरह से वहां मारपीट हो रही है और किस तरह से वहां घटनाक्रम हो रहा है। मैं विवेक आपका दोबारा रुक करूंगा, लेकिन तहसीन पूनावाला, ये जो बुलेट्स मिली, पाकिस्तानी बुलेट्स मिली, तथाकथित पाकिस्तानी बुलेट्स मिली, मैं बिल्कुल विश्वास करता हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस पर कि उनको मिली होगी। गुड, मैं 100% विश्वास करता हूँ। चलिए, उत्तर प्रदेश में पाकिस्तान से गोली आई, ये सेंटर बॉर्डर किसके नीचे अमित जी? ये शायद माननीय नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी और राजनाथ सिंह जी के नीचे। आपके शो पे आकर माफी मांगकर रिजाइन करना चाहिए। पाकिस्तान से गोली उत्तर प्रदेश में संभल में आ रही है। संभल दिल्ली से कुछ किलोमीटर की दूरी पे ना, पाकिस्तान से दिल्ली से कुछ किलोमीटर की दूरी, दिल्ली से कुछ किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान की गोली आ रही। रिजाइन करे। अब सेकंड चीज जो ये जो डिस्ट्रप्शन हुआ, मैं बिल्कुल मानता हूं, जब बीजेपी के कार्यकर्ता इस रूप में आएंगे कि वो दंगा करे, मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको बीजेपी ने। ठीक है, जवाब लेते हैं। ओके, 1 मिनट डन। देखिए, मैं तो तहसीन से उम्मीद कर रहा था संविधान का वो प्रावधान बता दें जिसमें एलओपी के पास ज्यादा अधिकार है।
ये जो बंटी बबली है ना अमीर जी, दुर्भाग्य है देश का, ये लोग केवल अपने अधिकार की बात करते हैं, दोनों कर्तव्यों की बात नहीं करते हैं। व्हाट आर देयर ड्यूटीज? ड्यूटीज क्या है? जब प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स है तो कोई नागरिक वहां नहीं जा सकता। और उत्तर प्रदेश एक सेकंड, एक ऑब्जेक्शन, एक तहसीन बोला वाला हाथ खड़ा कर रहे हैं, ऑब्जेक्शन कर रहे हैं एक चीज पे। तहसीन देखिए, मैं जब भी माननीय प्रधानमंत्री जी, आदित्यनाथ जी, अमित शाह जी के बारे में बात करता हूँ, मैं कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करता हूँ। कम से कम आप ऐसी टिप्पणी ना करिए, ये हम शब्दों का स्तर बढ़ा, बंटी बबली का प्रयोग ना करें, ये कहना है तहसीन का। कौन से शब्द पे आपत्ति है तहसीन बताओ, कौन से शब्द पे आपत्ति है? मैं आप जानते हो मुझे कौन से शब्दों पर कौन से शब्द है? मुझे आप जानते हो, आप बताओ, मैं जानना चाहता हूं। मुझे इस मैं पूछ रहा हूं आपसे, मैं चाहता हूं कि आप रिस्पेक्टफुली बताओगे, मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा। आप विद्वान हो, आप विद्वान हो, आप भाजपा के प्रवक्ता हो, विद्वान। ठीक है, मैं एक सवाल पूछता हूं, मैं अपने मुंह शब्दों पे मैं एक सवाल पूछता हूं। बंटी और बबली पे ऑब्जेक्शन है गौरव, बंटी और बबली पे ऑब्जेक्शन है। मेरा सवाल है, जब राहुल गांधी ने देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को चौकीदार चोर है कहा, ये गलत है या सही है? बताओ। जब देश के चुने हुए प्रधानमंत्री ने सोनिया जी को कांग्रेस की विधवा कहा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, मेरे मौत का सौदागर पे आ जाएगी बात, वो सही है कि नहीं? मौत का सौदागर सही है ना? पहले माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उसका प्रयोग किया। फिर इतिहास में जा सकते हैं, वर्तमान में राहुल गांधी, वो आपकी चॉइस है। ठीक है तहसीन, मुझे जवाब मिल गया जी। आपने कहा कि चौकीदार चोर है, ठीक है, मुझे उत्तर मिल गया। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि हमें शब्दों पे प्रयोग किसी भी ओके गौरव कंप्लीट योरसेल्फ। ओके तहसीन, आपकी ऑब्जेक्शन ले ली गई है। गौरव कंप्लीट योरसेल्फ, 25 सेकंड। थैंक यू, अप्रिशिएट इट। ओके गौरव 25 सेकंड्स। देखिए, मैं तो तहसीन से सबसे पहले संविधान का प्रावधान जानना चाहता था, उन्होंने नहीं बताया। दूसरा, मैं ये जानना चाहता था कि जनता क्यों पीट रही है। तीसरा, मैं जानना चाहता था सपा ही आपका विरोध कर रही है। और आप जानते हैं तहसीन, बाइपोल हुए, आपको एक सीट नहीं दी, आपने मांगी सीटें और सपा ने कहा हम नहीं देंगे। और क्या हश्र हुआ? 7 सीटें जीती भाजपा और 2 सीटें जीती सपा। आप तो लड़ भी नहीं पाए। आज का बड़ा सवाल यह है, नेता प्रतिपक्ष को संसद के अंदर होना चाहिए जब संसद चल रही है, या बाहर होना चाहिए? ठीक है, अनुराग और विवेक इस पर कुछ कहना चाहते हैं। विवेक, नेता प्रतिपक्ष को आज जगदम्बिका पाल ने भी बोला कि आपका काम सदन में रह के सवाल पूछने का है, बाहर घूमने का नहीं है। मैंने वो चेयर पे बैठे हुए थे, गलत कह रहे हैं जगदम्बिका पाल, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। मेरे ख्याल से संबल को इतनी दूर नहीं है कि वो जाकर के आ नहीं सकते एक दिन के अंदर। और उन्होंने जब कहा है कि भैया भीड़ नहीं जाएगी, 4 से 5 आदमी अलाउ करो, फिर कहा 4 से 5 आदमी नहीं तो मैं अकेला ही जाने के लिए तैयार हूं। जब कैबिनेट लेवल का एक व्यक्ति इस पार्लियामेंट का ऑपोजिशन का नहीं जा सकता है, लीडर ऑपोजिशन, तो किस बात का डर है इनको? कौन सी लॉ एंड ऑर्डर की इतनी बड़ी समस्या होने जा रही है? 370 की धारा हटी थी, तब भी राहुल गांधी को रोका गया था। तो जगदम्बिका पाल इससे पहले वो स्पीकर के पद पे बैठते हैं तो उनको कम से कम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लेना चाहिए। लीडर ऑफ ऑपोजिशन की 7 ड्यूटीज होती हैं, वो 7 ड्यूटीज पढ़ लें। ओके गौरव भाटिया, एक मिनट, अनुराग भदौरिया भी कह रहे हैं। अनुराग भदौरिया, आपको क्या लगता है राहुल जी को जाना चाहिए था और आपको भी समर्थन करना चाहिए राहुल गांधी के जाने का? ये बताइए आपके नेताओं को। अच्छा ये बताइए, स्पीकर साहब को सुन लीजिए। स्पीकर साहब ने कहा कि लीडर अपोजिशन को पार्लियामेंट में रहना चाहिए, ठीक है, बात उनकी, चलो। लेकिन समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जा रहा था, उसको क्यों रोक दिया गया? उनको क्यों रोक दिया? वो तो लीडर अपोजिशन यहाँ तो विधानसभा भी नहीं चल रही थी, हमारे नेता हमारे विधायक और सांसद जाना चाहते थे, क्यों रोका उनको भाई? आपको वहां पे क्या बाध्यता आ जा रही थी? माने भारतीय जनता पार्टी हर तरफ चलती है, माने ऐसी राजनीति की वो राजनीति में खुद ही फंस जाती है। इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी कोरी राजनीति कर रही है। और किस पे राजनीति कर रही है? नफरत की राजनीति पे अपनी रोटी सेकना चाहती है। उसे पता है कि विकास के मुद्दों पे वोट नहीं मिलेगा, यहाँ पे बेरोजगारी बढ़ी, उसे वोट नहीं मिलेगा, महंगाई पे वोट नहीं मिलेगा, इसलिए नफरत की राजनीति कर रही है। अभी तो वोट पड़ा, आप हारे ना उस चुनाव में विधानसभा में। कैसे जीते अनुराग जी? कैसे जीते? अभी हम देखिए, जो हारता है कोई ईवीएम का बहाना लेता है, कोई पुलिस का बहाना लेता है, कोई किसी का बहाना लेता है। हार के कई सारे बहाने होते हैं। अब झारखंड में जीत गए तो उसका कोई बहाना नहीं है। मतलब कहीं पुलिस जिता रही है, कहीं ईवीएम जिता रही है। और जब आपकी 37 सीटें आई थी तब क्या था? जब लोकसभा में आपकी 37 आई थी और 2012 में आपकी सरकार आई थी तब क्या था? तब ईवीएम नहीं थी क्या? देखिए
अरे सुन तो लीजिए, 43 सीटें हम लोकसभा में जीते हैं, भारतीय जनता पार्टी 33 पे, तब भी हम बोल रहे हैं ईवीएम पे, हमने तब भी सवाल उठाया था। हम बोलोगे जो हमेशा ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं, बाकी सांसद अगर ईवीएम पे सवाल था तो मुस्तैदी से खड़े रहते, शपथ नहीं लेते वो सांसद। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हमारे कार्यक्रम में आके बोला कि अनर्गल बातें होती हैं ये ईवीएम की। ईवीएम के मुद्दे के ऊपर आप मेरा निवेदन है हर पॉलिटिकल पार्टी से कम से कम अगर इतना बड़ा स्टैंड लेना है तो हिमाचल में शपथ ना ले, कर्नाटक में शपथ ना ले। ये बोलना आसान है, ईवीएम से हो रहा है। शपथ नहीं लेते 37 सांसद आपके, क्यों नहीं शपथ उन्होंने? वो 37 सांसद आपके अलायंस की शपथ नहीं लेते विरोध के अंदर। एक मैसेज दाता शपथ लेते हैं, सरकार बनाते हैं, झारखंड में सरकार बनाएंगे, लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार आएगी तो बोलेंगे ईवीएम का रोना रोएंगे। अरे कहीं तो कोई सीमा होगी सर। ये देश की जनता को आपने क्या समझ रखा है? आनंद दुबे, आज आपके लिए बड़ा दिन है, आज आपके लिए बड़ा दिन है। महाराष्ट्र में नए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हो गए, क्योंकि आपकी पार्टी और आपकी पार्टी के कई नेता ये लिख के देने को तैयार थे कि फडणवीस सीएम नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे। अब बताइए। अमीश भाई नमस्ते। ऐसा किसी ने नहीं कहा कि नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे। अच्छा, आपको भी उम्मीद थी होंगे होंगे होंगे। अच्छा, आपको भी उम्मीद थी कि फडणवीस ही होंगे। सुनिए तो पहले, जिसके सबसे ज्यादा विधायक चुन के आए हैं वही मुख्यमंत्री बनेगा। और इस बार तो ऐसी कोई जोड़ तोड़ फोड़ करने की बीजेपी को आवश्यकता नहीं थी। 132 अकेले आए हैं, 4-5 उनके सहयोगी दल आए हैं, अजीत दादा पवार उनके साथ हैं। तो एकनाथ शिंदे उनके साथ रहते चाहे नहीं रहते, लेकिन बीजेपी तो ऑलरेडी पूर्ण बहुमत में थी। तो हमें ये कोई नाउमीदी नहीं थी कि बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। हमें अफसोस इस बात का है कि 23 तारीख को नतीजे आए थे, आज 4 दिसंबर हो गया है। अभी राज्यपाल महोदय से समय मांगा गया, कल हम मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। झारखंड और महाराष्ट्र का चुनाव एक समय हुआ था। ईवीएम पे तो अब आपको कोई शक नहीं है ना, क्योंकि संजय राउत तो लगातार ईवीएम पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। आपको तो शक नहीं है ईवीएम पर। कई लोग कहते हैं कि संजय राउत पूरी शिवसेना को रोड पर लेके आए हैं, लेकिन उस बात का उन्हें बिल्कुल भी घमंड नहीं है। ऐसा सोशल मीडिया पे चल रहा है, मैं नहीं कह रहा। देखिए ऐसा है, ठीक है, सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, कोई कुछ भी कहता है। ये वही संजय राउत साहब हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ एक सामना किया, जेल तक गए, लेकिन उनके सामने समझौता नहीं किया, घुटने नहीं टेके। उस संजय राउत की कोई बात नहीं करता। जब संजय राउत सच कहते हैं, पूरे देश से जब ईवीएम के बारे में शिकायतें आती हैं, कहीं 300 वोट है वहाँ 600 वोट पड़ गए हैं, तब संजय राउत जी के ऊपर कोई बात नहीं करता। देखिए, राजनीति में लोग अपनी सहूलियत के ढंग से बात करते हैं। जब कुछ नुकसान हो जाता है तो लोग कहते हैं भाई इनकी वजह से हुआ, लेकिन जब फायदे होते हैं तो लोग नहीं कहते इनकी वजह से। बिल्कुल। लेकिन संबल के विषय में बीजेपी को एक सरकार बनानी है जी, लेकिन संबल के विषय में राहुल जी को वहां जाने देने चाहिए था, आपको लगता है? राहुल गांधी जी भारत के नेता प्रतिपक्ष है। अगर कहीं पूरे देश में कहीं भी वो जाना चाहें, समाज के हित में अगर उनको कुछ बातचीत करनी है। अब क्या संभल में केवल एक ही विशेष समुदाय के लोग रहते हैं? ऐसा तो नहीं है। संभल में हिंदू भी रहते हैं। अच्छा। संभल में मुसलमान, सिख, ईसाई सब रहते हैं। अगर राहुल गांधी जी वहां जा रहे हैं, हो सकता है राहुल गांधी जी हिंदुओं से मिलना चाहते हो सकता है वो देखना चाहते हैं। गौरव भाटिया जवाब, गौरव भाटिया, ओके, गौरव भाटिया कम इन। कैसे इस समय गौरव भाटिया, संजय राउत बहुत मूर्धन्य नेता है, कैसे रोक दोगे? हाथरस में घटना घटी, जी, तो संजय राउत मूर्धन्य नेता है और राहुल गांधी वहां हिंदुओं से मिलने के लिए जा रहे थे, रोका को गया। ये नई लाइन ली है आनंद दुबे ने, ये नई लाइन खींची है आनंद दुबे ने। और उससे पहले अनुराग भदौरिया ने बोला कि आप जिस मुजफ्फरनगर दंगों को बार बार जिक्र करते हैं, आप भी उसी सवाई महोत्सव को देख रहे थे, यह आप पे आरोप लगाया, आवाज कट गई थी। हाँ, ऐसा है। आनंद भाई की परेशानी मैं समझ सकता हूं। पहले कैसे आके मुस्कुराते थे और 23 तारीख से पहले तक कहते थे कि उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री बनेंगे। अब तो मुस्कुराहट भी नहीं है। किसने छीन ली मेरे भाई आनंद की मुस्कुराहट? ये तो मैं बताता हूँ आपको, किसने छीन ली इनकी मुस्कुराहट। गौरव भाटिया, इसका जवाब मेरे पास है। आपने छीन ली, आपकी पार्टी ने छीन ली इनकी मुस्कुराहट। मतलब 20 सीटें नहीं आई इनकी। अरे मैं तो कल भी मुस्कुराता था, आज भी मुस्कुराता हूँ। ये हर फिक्र पर भी मुस्कुराहट में उड़ा रहे हैं। वो देवानंद साहब का गाना कुछ और था, लेकिन ये हर फिक्र को मुस्कुराहट में उड़ा रहे हैं। मैं बताता हूं। ओके, नहीं सुनिए, नहीं ऐसा नहीं है अमीश भाई। मैं तो ईश्वर से यही कहूंगा, जिस मंत्रा ने उद्धव ठाकरे की मुस्कुराहट छीन ली, वो मंत्रा कभी भी मेरे भाई आनंद की मुस्कुराहट ना छीन पाए। और बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, ये जनता कह रही है। जनता क्यों कह रही है?
भाई हम सरकार बना रहे हैं, ऐतिहासिक जीत हुई है। रोज निकल निकल के जो गाली देते थे हम लोगों को, हम कभी भूलेंगे नहीं। और सोचिए 10:30 बजे मंत्रा बाहर आई। मंत्रा आप समझ गए होंगे, और कहती है ईवीएम खराब है। ये उस दिन कह रही थी जब चुनाव के परिणाम आ रहे थे। तो ये मंत्रा ले डूबी। और मैं इतना ही कहूंगा, ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह होगा और देखेंगे कैसे महाराष्ट्र आगे बढ़ेगा। अभी भी देर नहीं हुई है। आनंद भाई समझाइए, जो गलत हुआ है समझे और कुछ बदलाव लाए। सोनिया सेना अच्छी नहीं लगती है आप। देखिए, आपका भी प्यार बार बार शिवसेना के लिए उमड़ ही आता है। पुराने दोस्त हैं तो आपको भी लगता है कि छोड़ना क्यों। आनंद दुबे, ये देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता, देखिए आपसे नफरत उसी से सबसे ज्यादा होती है जिससे प्यार बहुत ज्यादा होता है। आपसे प्यार भी बहुत करते हैं, बार बार समझाते रहते हैं। हमारी कोई नफरत नहीं है, नहीं दिखता है भाई। ऐसा है इनका प्यार, तो मोदी जी के कथन में भी और आपके कथन में भी इनका प्यार तो ऐसा है कि मंच पर ले जाकर हमारे कपड़े फाड़ देते हैं और दरवाजा बंद करके हमको रसगुल्ला खिलाते हैं। ये ऐसा प्यार करने वाले लोग। ये एक तरफ हमारी पार्टी तोड़ देते हैं, पीठ पे छुरा भोंक देते हैं और जनता के बीच में आके कहते हैं अरे भाई आप तो दवाई ले लीजिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। सही कहा। ये तो प्यार से डर लगता है। देखिए, प्यार से डर लगता है, नफरत से डर नहीं लगता। अच्छा, इनके प्यार से डर लगता है। जिसको प्यार करते हैं वो बीमार हो जाता है। पूरी उजाड़ दी, जिसको प्यार करते हैं वो बेचारा की पार्टी पूरी उजाड़ दी आपने। लग जाता है। और अभी यार रसगुल्ला खिला रहे हैं इनको गौरव भाई। आप सोचिए, ये इनका प्यार है, ये इनका प्यार है। अमीर जी है क्या, मैं आपको एक बात बताऊं, ये आनंद भाई समझ पाएंगे। कई बार क्या होता है कि पेड़ गिर जाता है जरा सी हवा चलने पे, तो पेड़ कहता है हवा का दोष है। तो सब समझाते हैं हवा का नहीं, जड़ें कमजोर थी इसलिए तुम गिर गए। और तुम्हारी जड़ें क्या थी मैं बताऊं, बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था, हिंदू हृदय सम्राट थे वो। उन्होंने कहा शिव सैनिकों ने विवादित ढांचे को तोड़ा है, मुझे गर्व है। और तुम लोग सोनिया सेना बनके ठीक है, जवाब सोनिया मैडम के सामने जिस पे कहा बाला साहब ने, मैं दुकान बंद कर दूंगा। लेकिन कांग्रेस के साथ आनंद दुबे, ये राहुल गांधी जी ने आपको बताया, मेरा एक प्रश्न है, ये राहुल गांधी जी ने संजय राउत को फोन डायल करके बताया या उद्धव जी को बताया या आदित्य जी को बताया या आनंद दुबे जी को बताया कि वो हिंदुओं से वहां मिलने के लिए जा रहे हैं? ये बताया था आपको? बताता पहले पेड़ वाले पे आ जाता हूं। ये ऐसे पेड़ है कि जिस कुल्हाड़ी से पेड़ को काटा जा रहा है ना, तो कुल्हाड़ी में लगने वाली एक टहनी की लकड़ी से वो कुल्हाड़ी बनी है। मतलब हमारे एक नेता को तोड़कर ले जाकर इन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया है। तो दर्द पेड़ को कुल्हाड़ी से नहीं होती है, उस टहनी से होती है जो उसी के धड़ से निकला हुआ एक लकड़ी बनकर अपने ही पेड़ को कटवा रहा है। अच्छा, दूसरी बात राहुल गांधी जी की है। अच्छा, राहुल गांधी जी संभल जा रहे हैं, तो संभल में जाकर अगर वो हिंदू से मिल रहे हैं तो किसी को क्या आश्चर्यचकित होने के कारण है। राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष है, वो हिंदू से भी मिलेंगे, वो मुसलमान से भी मिलेंगे। क्यों नहीं मिलना चाहिए राहुल गांधी जी को? ये क्या बीजेपी ने अकेले ठेका ले लिया है क्या यूपी में? दोनों बातों पे उत्तर देता हूं। आनंद भाई सुनिए। हाँ आनंद भाई, आपको पहले इतिहास याद दिलाता हूं। दिल्ली में दंगे हुए और मस्जिद भी थी वहां पे और जो हिंदू थे वो भी थे। आपको मालूम है राहुल गांधी कहां गए थे? अमीश भाई बताएंगे। वो पहले मस्जिद में गए, मुसलमानों से मिले और वापस आ गए। और उन्होंने कहा मुसलमानों के साथ ज्यादती हुई है, उन्हें हिंदुओं की याद नहीं आई। दूसरा, आपने लकड़ी की बात करी, आपकी चिता जलाने के लिए, और मैं राजनीतिक चिता की बात कर रहा हूं, आपको काट के सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने लकड़ी का इंतजाम किया है। ये तो आपको तब पता होना चाहिए था कि हमारे साथ पेड़ में रहेंगे शाख बन के तो अच्छा रहेगा, वरना वो लकड़ी जिससे आपकी चिता जल रही है वो आप ही को काट के कांग्रेस और शरद पवार ने कांग्रेस भी तो नहीं बची गौरव भाटिया, कांग्रेस भी तो नहीं बची। कांग्रेस तो इनसे भी कमजोर है वहां पर आज की स्थिति में। लेकिन कांग्रेस के नेता कहते हैं कि मुसलमान वोट पूरा उद्धव ठाकरे गुट को ट्रांसफर हो गया। ओके आनंद दुबे। अमीश भाई, राहुल गांधी जी तो कहते हैं कि मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूं। राहुल गांधी जी मंदिरों में जाकर दर्शन करते हैं, तब गौरव भाटिया जी को राहुल गांधी दिखाई नहीं देते। नजरें झुका के खिसक लेते हैं। लेकिन जब राहुल गांधी जी किसी और लोगों से मिलते हैं तब इनको वो मुसलमान नजर आने लगते हैं, तब उनको और कोई जाति धर्म के नजर आने लगते हैं। अरे भाई, ये देश तो सबका है ना।
आप ये शिवसेना वही जो ओरिजिनल शिवसेना थी उसने भी सवाल उठाया था कि जनेऊधारी हिंदू कैसे हो सकते हैं राहुल गांधी, उस समय की शिवसेना ने सवाल उठाया था। आप बयान कुरेद के देख लीजिएगा, आप लोग सरकार में थे महाराष्ट्र की, कांग्रेस पार्टी देवेंद्र फडणवीस सीएम थे, हम गुजरात का चुनाव था, मुझे भली भांति याद है, रणदीप सुरजेवाला की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, सवाल आपने उठाया था, बीजेपी के बराबर सवाल आपने उठाया था। अरे भाई, तो हम कांग्रेस पार्टी से 30 वर्षों से लगातार लड़ रहे थे विचारों के तौर पर, तो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ही बात करते थे हम लोग 30 वर्ष, और बीजेपी के लिए बात करते थे। ये भी तो बताइए कि 30 वर्ष हम बीजेपी के लिए बात करते थे। वो राहुल गांधी जी कह रहे हैं, राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूं। हर नाव को बदलते हुए देखा है, कभी हमने अजीत पवार पर जो बीजेपी कहती थी वो भी कहते सुना था। आज छगन भुजबल आपकी सरकार में मंत्री होंगे, क्या जवाब देंगे आप भी? छगन भुजबल के ऊपर किस तरह के आरोप लगे हैं और क्या कुछ हुआ है, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। नवाब मलिक दाऊद का आदमी है, बोला जाता था, नवाब मलिक। लेकिन देखिए ये अरे नवाब मलिक का नाम, इस सियासत जैसी नाव में हमने कई बार अल्टा पलटी होते हुए देखा है। वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के उस पार देखते रहिए CNBC आवाज। वेलकम बैक व्यूअर्स, देख रहे हैं आप CNBC आवाज पर टक्कर का आज का एडिशन। और टक्कर में आज मेरे साथ विशेष रूप से बातचीत करने के लिए मौजूद हैं विक्रम संपत। विक्रम जी, आपका अभिनंदन है। धन्यवाद। और मेरा आपसे प्रश्न यही है कि इतना जोखिम आप क्यों उठाते हैं? कभी सावरकर पर किताब लिखकर, कभी टीपू सुल्तान पर, अब आपने लेटेस्ट किताब लिखी है टीपू सुल्तान के ऊपर, उन्होंने जो 1760 से 1799 तक किया उस पर आपने किताब लिखी है। इतना जोखिम क्यों उठाते हैं? Why you take such a big risk? अब अमीश जी, इतिहासकार होने के नाते हर कोई सब्जेक्ट जो कोई इतिहासकार आज भारत में छुए वो किसी ना किसी को उससे ऑफेंड हो जाते हैं। हर कोई चीज जोखिम भरा काम ही होता है। शायद सिर्फ अगर काल्पनिक कहानियां लिखना है भारत में तभी शायद बिना जोखिम का काम होगा वो। आपने वीर सावरकर जी का जिक्र किया और टीपू सुल्तान, ये सारे ऐसे पात्र हैं हमारे इतिहास के जो आज भी जो समकालीन राजनीति में इनका एंट्री इतना ज्यादा होता है। मैं बेंगलोर में रहता हूँ, कर्नाटक में रहता हूँ, जहाँ पे टीपू जयंती भी एक जमाने में मनाई जाती थी। लेकिन आरोप लगते हैं कि टीपू सुल्तान ने हजारों हिंदुओं को मुस्लिम बनाया। ये बात कितनी फैक्चुअल है या ये नैरेटिव गलत है? देखिए, धर्मांतरण और न केवल हिंदुओं को पर कर्नाटक और दक्षिण भारत के जो क्रिश्चियंस थे, ईसाइयों को भी बहुत बहुत बर्बरता झेलनी पड़ी टीपू सुल्तान के हाथों। मैंगलोर में लगभग 60 या 80 हजार से ज्यादा कनाडा क्रिश्चियंस को वहां मैंगलोर से लेके श्रीरंगपट्टना तक उनको हाथी के पैरों तले बांध के वहां से ले जाया गया और इस दौरान बहुत सारे लोग मर गए। गर्भवती महिलाएं भी उनको चलाया गया। रास्ते में बहुत सारे लोगों ने अपने बेबीज डिलीवर भी किए और लगभग मैंगलोर में 27 गिरजाघर तोड़े, जिसमें मिलाग्रेस चर्च जो है वो भी। क्या कन्वर्जन भी बड़े लार्ज स्केल पे हुआ? मेरा सवाल विक्रम इसलिए है क्योंकि आपने अध्ययन किया होगा, लिखा है उसके बारे में। क्या कन्वर्जन भी बहुत बड़े स्केल पे किया, धर्मांतरण जैसे कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। कितना बड़ा स्केल होगा? क्योंकि औरंगजेब के लिए कहा जाता है कि 1.25 मन जनेऊ वो डेली जलाता था। नहीं, ये खुद टीपू अपने पत्रों में वो गर्व से ये बात कह रहे हैं कि अपने सिपासलार वगैरह को कि कैलिकट केरला में लगभग एक आक्रमण में 4 लाख से ज्यादा काफिरों का धर्मांतरण उसने करवाया। वो खुद गर्व से ये बात, 4 लाख सिर्फ कैलिकट में। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं बाकी मैसूर के अंदर और कूर्ग जो आज कोडगु है, वहां पे उसके खुद के जो पत्र हैं अपने सिपासलार जैनुल अबिदीन शुस्तरी को, वो बोलते हैं कि न केवल जो जीवित बंदी हैं पर जो मृतक हैं उनका भी धर्मांतरण करना चाहिए। मतलब जो लाशें हैं, लाशों का खतना करके उनका धर्मांतरण करवाया गया। और मंडियम अयंगार जो समुदाय है मैसूर के अंदर, दीपावली के ठीक एक दिन पहले जो नरक चतुर्दशी आता है, उसी दिन 700 से ज्यादा पुरुष, महिलाएं और बच्चे मंडियम अयंगार समुदाय के
उनको हाथी के तले रौंद के, जब वो खाना खा रहे थे उनको भोजन के लिए बुला के उनके साथ ठगी कर दिया गया। और जब खा रहे थे तो मंदिर के दरवाजे बंद करके एक तरफ से सारे हाथी उनको रौंदने के लिए भेजे गए। और आज 200 साल बाद भी मंडियम अयंगार समुदाय जो है वो दीपावली नहीं मनाता। जब हम पूरे देश के लोग दीपावली मनाते हैं वो उस दिन को श्राद्ध और शोक के तौर पे मनाते हैं। मंडियम 200-250 साल बाद भी जो इंटरजेनरेशनल आपने कौन सा समुदाय बताया, इसको एक बार रिपीट करेंगे? मंडियम अयंगार मंडियम अयंगार समुदाय दीपावली नहीं मनाता क्योंकि उस समुदाय के लोगों को हाथी से रौंदा गया था, मारा गया था। इसलिए ये ऐसे फैक्ट्स हैं, ऐसी सच्चाइयां हैं जो बाहर आनी चाहिए लेकिन आती नहीं है। हम सब जानते हैं कि महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने करी, लेकिन नाथूराम गोडसे ने वो हत्या करी, उसके बाद चित्पावन ब्राह्मणों के साथ महाराष्ट्र में क्या हुआ, खींच खींच के उन्हें क्यों मारा गया, ये सच्चाई किसी के सामने आई नहीं अभी तक। क्यों ऐसा होता है कि सच को छुपाया जाता है, बताया ही नहीं जाता, और ऐसा कहा जाता है कि चित्पावन ब्राह्मणों को तो मारा ही नहीं गया था, और आपने जिस समुदाय का बात किया इसके तो जिक्र भी नहीं है कहीं। बिल्कुल बिल्कुल वही है कि इतिहास को हमारे देश में जिस तरह से लेपापोती करके उसको व्हाइट वॉश करके दिखाया गया है, खासकर जो इस्लामिक आक्रांता थे या ऐसे बर्बर शासक टिप्पू सुल्तान, औरंगजेब वगैरह थे, उनके काले करतूतों को पर पूरा पर्दाफाश करके उसको इस तरह से दिखाया गया कि वो बहुत बड़े महान राजा थे। तो ये एक स्वतंत्रता के बाद हमारा जो विकृत सेक्युलरिज्म का जो चश्मा हम पहनते हैं उसमें यही सोचा जाता है कि अगर ये जो अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स हैं, ये सारे सत्य जो हम किसी के सामने ले आए तो आज के समुदायों को वो सुन के वो आहत हो जाएंगे। मुझे ये समझ नहीं आता क्यों कि आज के मुसलमानों को टिप्पू या औरंगजेब या गजनी या घोरी या तिमूर इनके साथ रिश्ता कुछ बनाना है। आज के मुसलमान उन बर्बरताओं इस देश में तो लोगों की क्या बात करते हो, मैं नेताओं को जानता हूं औरंगजेब की मजार पर फूल चढ़ाते हैं और फातिया पढ़ते हैं और उनकी राजनीति चलती है। इस देश में एक कांग्रेस पार्टी का सांसद है जो कसीदे पढ़ता है औरंगजेब के लिए, और उन्हें राज्यसभा में शायद इसलिए भेजा जाता है क्योंकि वो औरंगजेब के कसीदे पढ़ता है, वो भी महाराष्ट्र से। और वो शिवसेना उनको समर्थन करती है, जो शिवसेना शिवाय के नाम पे बनी है, यानी वीर शिवाजी के नाम पे बनी है। ये देश की राजनीति है, इस देश में चलता है, इस देश में हुआ है, पार्टीशन से पहले भी, पार्टीशन के बाद भी। दिस इज द हार्ड ट्रुथ ऑफ इंडिया। विक्रम साहब, ये बिल्कुल एक विडंबना है अमीश जी। और मैं वही जिस राज्य से आता हूं कर्नाटक में, वहां तो 10 साल पहले सिद्धरामैया जी की सरकार ने टिप्पू जयंती का भी आरंभ किया था। क्या किसी दिन हम जनरल डायर की जयंती या हिटलर की जयंती भी मनाएंगे इस देश में, जिन्होंने इतनी क्रूरता से इतने लोगों का कत्लेआम किया? और जो 200-250 साल पुराना कोई चीज नहीं है। आज भी जो कोडवा समाज है जो कूर्ग में है, वो हर साल 12 दिसंबर को शहीद दिवस नाम से वो मनाते हैं, क्योंकि हजारों की तादाद में कोडवास का नरसंहार टिप्पू ने देवाटी परम्ब नाम के एक पर्वत के ऊपर उन सबको छलावा से बुला के निहत्थों पे वार करके सबको मार डाला था। तो जब सिद्धरामैया ने ये शुरू किया तब एक्चुअली सेक्शन 144 लागू करके ये जयंती मनाया जाना था कि 4 लोग से ज्यादा एकत्रित एक जगह पे नहीं हो सकते। पुलिस फायरिंग में 2 लोग मारे गए, और इसमें न केवल हिंदू समाज परंतु मैंगलोर के क्रिश्चियन ईसाई समाज, वहां के बिशप और आर्च डायोसिस, वो भी सड़क पे उतरे थे कि ऐसे आदमी का आप कैसे महिमा मंडन कर सकते हैं जिन्होंने हमारे पूर्वजों पर इतना अत्याचार किया, हमारे गिरजाघर तोड़े। तो ये विकृत तरीके का जो धर्मनिरपेक्षता हम अपने देश में फॉलो करते हैं, इसका यही बहुत सारी विडंबनाएं हैं, और टिप्पू जयंती उस एक बड़ी बात है। ये क्या कम्युनल एजेंडा नहीं है जिसमें कई मस्जिदों के सर्वे की बात हो रही है और काशी मथुरा को लेकर बात हो रही है, अभी संभल को लेकर इतना बड़ा विवाद चल रहा है, अजमेर शरीफ को लेकर इतना बड़ा विवाद चल रहा है। हाउ डू यू सी इट, हाउ डू यू रीड इट, हाउ डू यू डिफाइन इट? काशी विश्वनाथ के इतिहास पे एक पूरा किताब ही लिख दिया है, प्रतीक्षा शिव की, वेटिंग फॉर शिवा। तो उसमें जो हमारे धर्म के प्रमुख स्थान हैं, जो
के बारे में हमारे पास तथ्य हैं, ऐतिहासिक तथ्य हो या आर्कियोलॉजिकल तथ्य हो, जो इस देश की संस्कृति के इस धर्म के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनको वापस ले जाना एक शांतिपूर्ण तरीके से और न्यायालय की प्रक्रिया से। लेकिन क्या मतलब शांतिपूर्ण तरीके से तो कैसे होगा? संभल में हमने देखा क्या हुआ। बिल्कुल बिल्कुल वही, शांतिपूर्ण कैसे होगा ये? शांतिपूर्ण पत्थर किसने फेंका पहले? तो हम अपनी तरफ से शांतिपूर्ण तरीके से, न केवल न कुछ दंगा करके उस मस्जिद पे आक्रमण करके हमने उसको वापस लेने की कोई बात नहीं कही है। हम तथ्यों को पेश करना है, न्यायालय की प्रक्रिया से ये बात चल रही है। लेकिन एक दूसरी तरफ से प्रश्न आता है, क्यों इस बात को हवा क्यों देनी है? इससे राष्ट्र का, देश का नुकसान होगा। देखिए, समन्वय टूट जाएगा, गंगा जमुनी तहजीब समाप्त हो जाएगी, ऐसा कहा जाता है। समन्वय और समरसता की जिम्मेदारी सिर्फ एक ही समुदाय के पास नहीं होती है अमीश जी, दोनों पक्षों को साथ आना है। अब इस्लामिक देशों में, सऊदी अरेबिया हो या मिडिल ईस्ट हो, स्वाभाविक रूप से मस्जिद को एक तरफ से दूसरे तरफ स्थानांतरित किया जाता है जब रेलवे लाइन बिछानी हो या रास्ता चौड़ा करना हो। यहाँ पे मंदिर और मस्जिद में एक प्रमुख डिफरेंस जो है, हम प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है हमारी, वहाँ एक जगह है जहाँ सब लोग मिलके नमाज पढ़ते हैं, वो कहीं और भी पढ़ा जा सकता है। जबकि यहाँ हमारे देवता की प्राण प्रतिष्ठा करके उसकी ऊर्जा वहाँ स्थापित हमने की है, तो उसको कहीं और स्थानांतरित करना मुश्किल है। मुझे लगता है कि दोनों समुदायों को बैठ के कुछ ऐसे लेकिन हिस्टोरिकली ऐसे भी तो हो सकता है, ये प्रश्न मेरे मन में आया, हिस्टोरिकली ऐसे भी हो सकता है कि उस समय औरंगजेब के पास उतनी जमीन नहीं दिखी हो, इसलिए मंदिर के साथ मस्जिद हो गई, काशी में जमीन उतनी नहीं होगी, ऐसे ही मथुरा में हो गया, नहीं होगी जमीन, नहीं मिल पाई होगी। काशी में तो इतना कि वो चाहता तो पूरा काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ के भव्य एक मस्जिद का निर्माण कर सकता था, परंतु उसने सिर्फ मंदिर के जो शिखर हैं उसको तोड़ के 3 गुंबद डाल दिए। आज भी जब हम काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर जाते हैं जो ज्ञानवापी मस्जिद है, ज्ञानवापी मस्जिद जो एक विडंबना है, ज्ञानवापी जो संस्कृत का शब्द है, और उसका पूरा जो पश्चिमी दीवार है, उसके खंडहर, वो सारे 16वीं शताब्दी के नारायण भट्ट के जमाने के मंदिर के अवशेष हैं। तो वो इसलिए ये करते थे ताकि रोज भारत के और काशी के हिंदू इन अवशेषों को देख के उनके मन में पीड़ा हो, उनका अपमान हो कि हमारे सबसे जो प्रमुख ज्योतिर्लिंग है उसकी ये दशा आज बनी हुई है। तो इस मानसिकता से अगर इस देश को आगे जाना है तो ऐसे जो विवादास्पद स्थल हैं, जो खासकर हिंदू समुदाय के लिए बहुत मायने रखता है, उनको वापस स्वेच्छा से वापस दे देना चाहिए। आपका विचार है। बहुत बहुत शुक्रिया एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बुक। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस किताब के लिए। रिस्क आप बड़ा लेते हैं और देखते हैं कि इस रिस्क में आपके लिए क्या आता है। बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। थैंक यू सो मच विक्रम संपत। थैंक यू अमीश जी, थैंक यू। तो फिलहाल टक्कर के आज के एडिशन में इतना ही। उम्मीद है आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। आप सबको मेरा नमस्कार, गुड नाइट।